नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मयंक शाह जी का। इन्होंने पूछा है, कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी अष्टम में, इस परिवर्तन राजयोग से क्या लाभ होगा? मेरी मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नपति अष्टम में और अष्टमपति शनि लग्न में है। देखिए, शनि के लग्न में होने से वो चूंकि भाग्येश भी बनते हैं तो कुछ चीजें ठीक हैं, लेकिन मैंने अपने कार्यक्रम में एक नहीं कई एक बार इस सूत्र का, इस बात का जवाब दिया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि हर परिवर्तन श्रेष्ठ ही हो। हर परिवर्तन को हम श्रेष्ठ राजयोग के रूप में नहीं देख सकते। इस परिवर्तन के चलते आयु वृद्धि होगी, इसकी संभावना है, क्योंकि शनिदेव अष्टमपति बनकर के लग्न में बैठे हैं और लग्नपति अष्टम में, तो आयु वृद्धि होगी। लेकिन चूंकि लग्नपति अष्टम में जाकर के बैठे हैं तो संघर्ष वृद्धि भी उसी कदर होने वाला है, यानी संघर्ष में वृद्धि अक्षरशः जीवन काल में बना रहेगा। यानी कुल मिलाकर की ये बात सदैव ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है कि जन्म कुंडली में परिवर्तन की स्थिति हो तो वो राजयोग ही है। परिवर्तन की स्थिति में परेशानियां भी आ सकती हैं। जैसे मैंने कई बार बताया कि धनेश और द्वादशेश का परिवर्तन भी कोई बहुत अच्छा कभी नहीं कहा जा सकता, या षष्ठेश या धनेश का परिवर्तन कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये ऋण योग बन जाएगा जब तक वो जीवन काल में ऋण कारक स्थिति उत्पन्न करके रख देगा। तो जरूरी नहीं कि हर परिवर्तन को श्रेष्ठ माना जाए। महा परिवर्तन जन्म कुंडली में नवम और दसम भाव को और चतुर्थ और पंचम को माना गया है। यही सबसे श्रेष्ठ महापरिवर्तन माने गए हैं। वहीं धनेश और लाभेश का परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो कुल मिलाकर के इस परिवर्तन से परेशानी रहेगी, आयु वृद्धि जरूर है, लेकिन संघर्ष वृद्धि के साथ। रजत नेगी जी ने पूछा है, मेरे पुत्र की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में तुला के शुक्र बैठे हैं और ऐसे शुक्र पर शनि और राहु की दृष्टि है। स्वभाव से यह बेहद उग्र है, क्या इसका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा? मेरे पुत्र की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में तुला के शुक्र बैठे हैं और ऐसे शुक्र पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो सीधी सी बात है, तुला के शुक्र का मतलब मेष लग्न की कुंडली हुई। मेष लग्न की कुंडली का मतलब जातक का स्वभाव, आपने जैसा कहा बिल्कुल ठीक कहा, बेहद उग्र। अब सप्तम भाव में शुक्र का होना है तो यह मालव्य योग, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र और चंद्रमा पुरुष की कुंडली में दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। ऊपर से ऐसे शुक्र पर शनि और राहु की दृष्टि का पड़ना, भावपति भावकारक तीनों पीड़ित हुए। फलतः दाम्पत्य जीवन यहां कहीं से भी सुखद होता दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि दाम्पत्य विच्छेद का योग है। अब या तो मैं एक लाइन में कहूं कि अभी तक अगर आपने अपने सुपुत्र का विवाह नहीं किया, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि बेहद उग्र है, तो अभी तक अगर विवाह नहीं किया तो मेरी राय यही है कि विवाह न करिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं ये राय देता हूं तो इस राय को कौन मानना चाहेगा, और विशेष करके बात जब अपने बच्चे की हो। इसमें कहीं कोई दोष मत नहीं है कि आपके बेटे का भी जीवन खराब होगा और उस लड़की का, बेचारी का, जिसका कोई दोष नहीं, उसका भी जीवन खराब होगा जिनका इनसे विवाह किया जाए। लेकिन फिर वहीं घूम फिर करके सवाल आता है कि भाई जब अपने ऊपर पड़ती है तो वही वाली बात आ जाती है कि चौकी की बात चौके में न की जाए। उचित तो यही है कि विवाह न करें, पर अगर आप ये नहीं मानते हैं, अगर कर दिया है विवाह तब तो फिर पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं किया है तो फिर बाकायदा कुंडली मिलाकर के विवाह करिए। बाकायदा कुंडली हर एक पॉइंट मिलाकर के समझ करके करिए। नहीं तो इस बात का डर नहीं है कि आपके बेटे के साथ कुछ परेशानी आएगी, डर इस बात का है कि उस लड़की का जिसके साथ इनका विवाह होगा, जिसका कोई दोष नहीं है, या फिर उसका दोष होगा तभी तो इनके साथ जुड़ेगी, तो वो न चाहते हुए भी इस दुख का भागीदार वो बन जाएगी। तो उससे बचाने का प्रयत्न करिए। किसी की कन्या है की बात है, जरूर आप सब कर सकते हो तो करिए। बाकी एक रास्ता मेरे पास यही कि बाकायदा कुंडली मिलाइए। इस लड़के की कुंडली में दाम्पत्य विच्छेद के प्रबल योग है।
सौरभ मेहता जी का प्रश्न है, शनि मंगल की युति अष्टम में राहु और गुरु की दृष्टि से दृष्ट जातक को वर्तमान में राहु की दशा चल रही, क्या ऐसी स्थिति में जान का खतरा है, क्या उपाय करना चाहिए? शनि मंगल की युति अष्टम में और राहु गुरु की दृष्टि से दृष्ट, गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते कम से कम जान के खतरे से बचाव तो हो जाएगा, पर वर्तमान में राहु की दशा चल रही है। हालांकि आपने ये लिखा नहीं कि किस लग्न की आप चर्चा ये कर रहे हैं, पर हाँ, राहु की दशा का चलना ये दुर्घटना कारक योग और शनि मंगल का संबंध जन्म कुंडली का अष्टम में होना ऑपरेशन, दुर्घटना, एक्सीडेंट में जान जाने की संभावनाओं को प्रदर्शित तो करता ही करता है। तो यहाँ मैं कुल मिलाकर के सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यहाँ परेशानी तो है, जान जाने की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उपाय बस यही है, भोलेनाथ की आराधना, शिव जी की आराधना, जातक को जीवन रक्षा कवच बनाकर के उसके गले में धारण कराया जाए, शिवलिंग पर वो जाकर के दूध अर्पित किया करे सोमवार के सोमवार, शिव जी की विशेष आराधना करे। और जातक अगर समझदार हो चुका है, क्योंकि आपने उम्र इत्यादि और आपकी उम्र की तो यहाँ खैर पता ही नहीं चल पा रहा कितने उम्र के हैं आप, जो भी हो, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इस अवस्था में एक ही रास्ता बचता है कि बाकायदा अगर वाहन इत्यादि चलाते हैं तो बहुत सचेत होकर के, सावधान होकर के, क्योंकि ये दुर्घटना और जानलेवा दुर्घटना की भी संभावना राहु की दशा में बनती है, तो सुरक्षार्थ ही जरूरी है करना। मधुसूदन सोनी जी का प्रश्न है, सिंह लग्न की पांचवें भाव में वक्री शुक्र, अच्छा, सिंह लग्न के पांचवें भाव में वक्री शुक्र हैं, उस पर राहु की पांचवी दृष्टि और आठवें भाव में शनि है तो 10वीं दृष्टि शुक्र है और दृष्टि शुक्र पर है, तो वैवाहिक सुख कैसा रहेगा और क्या उपाय करूं? सिंह लग्न की कुंडली में पांचवें भाव में वक्री शुक्र बैठे हैं, तो सिंह लग्न में वैसे भी दाम्पत्य की चर्चा जब मैं किया करता हूं तो मैं कहा करता हूं कि बहुत सुखद दाम्पत्य तो शायद प्राप्त नहीं हुआ है, और ऊपर से अब आप कह रहे हैं कि ऐसे शुक्र पर राहु और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी, ऐसे लोगों को जीवन काल में प्रेम इत्यादि के संबंध में भी धोखे की संभावना रहती है, और वैवाहिक जीवन में परेशानी तो रहनी ही रहनी। देखिए, उपाय नहीं, सबसे पहले जानिए उपाय। जब आप रोगी होते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले दवा खाने भागते हैं। असल में ये दवा खाने की तरफ भागना हमारे व्यस्ततम जीवन का परिचायक है, जबकि असल में रोग में हमारी दिनचर्या सबसे बड़ा अहम रोल निभाती है। अगर आयुर्वेद की माने तो वात, पित्त और कफ त्रिदोष के घटने या बढ़ने के कारण ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। अब चूंकि हम इतने व्यस्त हैं कि इन चीजों पर ध्यान देने की फुर्सत किसे है। पेट खराब हो तो हम 1 घंटे नहीं इंतजार करते, पहली कुछ खाया नहीं गोली डाल लेते हैं कि चलो भैया अब समय कहाँ, आप कहाँ बार बार बाथरूम की तरफ भागेंगे। जबकि समय समय पर जुकाम होना, पेट खराब होना भी स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का रास्ता है। असल में देखा जाए तो समय समय पर जुकाम हो, समय समय पर पेट खराब हो, तो ये इससे नुकसान नहीं है, इससे भी स्वास्थ्य को लाभ ही मिलता है, ये लाभदायक ही है। लेकिन चूंकि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, तो हमें जहां मौका मिला कि खांसी आई, कि पहली खांसी आते ही तुरंत सिरप मुंह में डाल देते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूं कि उपाय हर समस्या का समाधान नहीं कि बस उपाय कर लीजिए तुरंत। फिर या तो समस्या को होने से रोका जाए, अगर हम सक्षम हो, नहीं है तब भी प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। जब आपने ये बता दिया कि दाम्पत्य जीवन आपका इस कुंडली के हिसाब से तो पीड़ित दिखाई पड़ रहा है, अब कम से कम विवाह अगर अभी तक नहीं हुआ है तो ऐसी कन्या का चुनाव किया जाए जिसके जन्म कुंडली में दाम्पत्य जीवन बहुत खराब न हो। अब ऐसी कुंडली भी ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, टेढ़ी खीर है कि हम ऐसी एक लड़की ढूंढ निकाले जिसके दाम्पत्य में कोई परेशानी ही ना हो। अब वो तो मिलेगी नहीं, तो फिर तो हम ऐसी लड़की ढूंढें जिसका कम से कम दाम्पत्य बहुत खराब ना हो, और फिर उससे अगर हम विवाह करें तो संभव है कि आपका दाम्पत्य जीवन एकदम से खराब ना हो जाए, टूट ना जाए। तो ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इस उपाय को करिए। बाकी अगर विवाह हो चुका है तो फिर वही है सबसे सरल उपाय कि आप प्रत्येक शुक्रवार को मां भगवती के मंदिर में जाकर के गौरी जी को सफेद कनेर का पुष्प अगर हो सके तो सपत्नीक जाकर के अर्पित करिए, उनसे प्रार्थना करिए, बड़ों का आशीर्वाद दीजिए। बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है, बड़ी क्षमता होती है, उनके आशीर्वाद से जीवन की हर बिगड़ी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो यही उपाय है, करिए। भावना राठौर जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मीन लग्न में शुक्र लग्न में ही वक्री हैं 12 डिग्री पर, और सप्तम भाव में वक्री गुरु 14 डिग्री पर बैठे हैं।
शादी होने में दिक्कत, एक बार रिश्ता टूट चुका है, क्या गुरु भावनाश कर रहे हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए? निसंदेह गुरु भावनाश कर रहे होंगे, परंतु आपने तो केवल लिखा है कि गुरु पर शुक्र की ही दृष्टि है, और क्या किसी ग्रह की दृष्टि है? इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि गुरु यहां भावनाश तो करेंगे, लेकिन हर बार दाम्पत्य जीवन को तोड़ने का कारण वही बन जाए ये जरूरी नहीं। हाँ, चूंकि विवाह कराने का काम तो देवगुरु का ही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि कहीं और किसी पापग्रह से वो दृष्ट हो। आपने लिखा है मीन लग्न, और लग्न में शुक्र वक्री हैं। अब ये एक और चीज आपने लिखा होता कि आपकी राशि क्या है, क्या गोचर कुंडली में विवाह का योग चल रहा है? आपने मेरा कार्यक्रम जैसे गुरु का राशि परिवर्तन इत्यादि देखा होगा, तो उसमें मैं हमेशा कहा करता हूं कि गुरु जब राशि से, जब आपकी राशि पर आते हैं गोचर में, जब आपकी राशि पर आते हैं, राशि से तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश में आते हैं, इनका गोचर होता है, तो ये विवाह और संतान की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो ये भी पहले एक बार देख लीजिए कि गोचर में गुरु आपकी राशि से किस भाव में चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि विवाह का योग ही न चल रहा हो, इसके लिए विवाह की बात बन करके भी टूट गई होगी, तो उससे डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हाँ, गुरु को तभी भावनाश करते पूरी तरह माना जाएगा जब इन पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। कपिल भारद्वाज जी ने पूछा है कि मिथुन लग्न की कुंडली में शनि 7वें घर में यानी 7वें भाव में 4 अंश के हैं, कैसा फल देंगे? अगर भाग्य भाव में शुक्र 20 अंश प्लस बुध 1 अंश के साथ हो और शुक्र की अंतरदशा में शनि की प्रत्यंतर दशा है, शुक्र की दशा में शनि का अंतर दशा है, प्रत्यंतर तो खैर आगे की बात हो गई है। मैं आपको बता दूं कि अगर शनि और शुक्र बिल्कुल एक ही अंश पर या बराबर की मजबूती के साथ हो, तब तो ये पूरी तरह से ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र को समझाया था कि ये भिखारी बना देता है, ये ठीक नहीं माना गया है इसको। बाकी आपने जैसा कहा कि मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो देखा जाए तो मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम में देवगुरु बृहस्पति शनिदेव का होना, और वो भी देवगुरु की राशि में, ठीक है, 4 अंश के साथ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा ये फल देंगे, तो फल इनका मैं खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि नवम पति बनकर के जाकर के दशम में बैठे हैं तो वो अष्टम पति भी, लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो मूल त्रिकोण राशि नवम में है, तो नवम पति जाकर के बनकर के सप्तम में बैठकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। अब भाग्य भाव में आपने जैसा कि लिखा कि शुक्र 20 अंश पर बैठे हैं, तो भाग्य भाव में शुक्र गुरु की राशि शनि की राशि में बैठे हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं। मिथुन लग्न में उतनी अच्छी स्थिति इनकी नहीं मानी जाती जितना वृषभ और तुला में है, तो कहीं ना कहीं भाग्य में विलंब तो उत्पन्न होगा। हालांकि आपने जैसा लिखा कि बुध और शुक्र दोनों के दोनों भाग्य भाव में बैठे हैं, यानी कि लग्नपति और साथ ही साथ सप्तमपति, लग्नपति और साथ ही साथ पंचमपति, द्वादशपति जाकर के जन्म कुंडली के नवम में और शनि की दृष्टि से दृष्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाग्य को थोड़ा कमजोर तो जरूर करेगा, क्योंकि लग्न और लग्नेश दोनों शनि की दृष्टि में आए हुए हैं। तो शनि अगर भाग्येश है तो अष्टमेश भी है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि मान लीजिए भाग्य का फल शनि देंगे, तो अष्टम का फल कौन देगा? अष्टम का फल भी शनि ही देंगे। यहां एक बात ही कहना चाहता हूं कि पहले ये देखिए कि शनि और शुक्र का बल कितना है, क्या दोनों का बलाबल एक बराबर है? अगर बराबर है तो फिर ये डिस्टर्ब की बात है, और नहीं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, फिर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ध्रुवित राठौर जी का प्रश्न है, मिथुन लग्न की कुंडली और नौमांश में मीन लग्न है और दोनों कुंडली में सूर्यदेव लग्न में है और शनिदेव नवम में, तो क्या सूर्यदेव और शनिदेव को भी वर्गोत्तमी या भावोत्तमी जैसा समझा जा सकता है? वर्गोत्तमी तो बिल्कुल नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वर्गोत्तमी के लिए उसी राशि में होना जरूरी है। तब आपने कहा कि मिथुन लग्न है और नौमांश मीन का है, तो सीधी सी बात है उसी सेम राशि में ये दोनों ग्रह नहीं हो सकते हैं। हाँ, आपने भावोत्तमी शब्द का जो इस्तेमाल किया वो संभव है कि हाँ, उत्तम भाव में लग्न में भी और सेम उत्तम उसी भाव में नौमांश में बैठने से उनको बल अवश्य मिल रहा है, तो उनको इस तरह से उत्तम भाव का बलाबल तो अवश्य ही प्राप्त होगा, वर्ग उत्तम का प्रभाव उनको नहीं मिल रहा है। पंकज कुमार झा है, इन्होंने पूछा है वृषभ लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में शनि और भाग्य भाव में सूर्य और बुध की युति और इस पर शनि महाराज की दृष्टि, शनि पर गुरु की 5वीं दृष्टि, भाग्य कमजोर हो जाएगा क्या? वृषभ लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में शनि और भाग्य भाव में सूर्य और बुध की युति और इन पर शनि महाराज की दृष्टि, शनि पर गुरु की 5वीं दृष्टि, यानी आपका कहना है कि गुरुदेव लाभ भाव में बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव के दृष्टि संबंध को खराब नहीं माना गया है, तो भाग्य में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन वो जो सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं उससे थोड़ी परेशानी जरूर आएगी। बुध पर जो दृष्टि डाल रहे हैं उससे थोड़ी सी परेशानी जरूर आ सकती है। अगर इस कुंडली में शुक्र कमजोर हुए तो ये थोड़ी सी नपुंसकता की स्थिति उत्पन्न करेगा। ऊपर से अगर देखा जाए तो ये जो सूर्य पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये कई बार मान सम्मान में भी थोड़ी कमी ला सकते हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि शनि की दृष्टि को इस बाकी मामलों में भाग्य के साथ को मैं आपको कमजोर नहीं कहूंगा, भाग्य का साथ मिलेगा। जब तक कि भाग्य में कोई कमी नहीं मानी जाएगी, भाग्यवान जातक माना जाएगा, तो वो सब कुछ ठीक है, बस इतनी ही कमी हो सकती है। नमन सोनी जी का प्रश्न है, मैंने मूंगा रत्न धारण किया हुआ है,
क्योंकि मेरी सिंह लग्न की कुंडली में मंगल नवम भाव में अपनी राशि में बैठे हुए हैं, परंतु चलित चक्र में यह मंगल अष्टम का फल दे रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और मंगल का क्या फल रहेगा चलित में अष्टम का फल देने से? देखिए, सिंह लग्न की कुंडली में मंगल को सर्वाधिक योग कारक ग्रह माना गया है। अब रत्न आपको ओरिजिनली देखा जाए तो मूंगा धारण तो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बल देना, किस लिए बल देना है? बल देने के पीछे तर्क क्या है? मूंगा क्यों धारण आपने किया है? मूंगा धारण इसलिए किया है क्योंकि मंगल को हमें बल देना है, और मंगल को बल देंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो मंगल हमारे अष्टम भाव यानी संघर्ष परेशानी भाव को जागृत कर देंगे। तो कुल मिलाकर के मंगल के रत्न को धारण करना यहां कहीं भी किसी तरह से बहुत उत्तम नहीं होगा, जबकि चलित में वो नवम भाव का फल ही नहीं दे रहे हैं, या नवम भाव में वो हैं ही नहीं, वो फल अष्टम का असल में दे रहे हैं। तो उससे आपको फायदा तो नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो मूंगा यहां पर नहीं बन सकता। बाकी आप अपनी परिस्थिति को देखें और इच्छा जैसी आपकी हो वो निर्णय लें। लीला शर्मा जी, इन्होंने पूछा है कि मेरे पुत्र के मेष लग्न और लग्न में बुध, द्वितीय भाव में सूर्य, तृतीय में शुक्र व केतु, चतुर्थ में मंगल व गुरु, पंचम में चंद्रमा, नवम में राहु तथा दशम में शनि। मंगल की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है। विवाह कब तक होगा? एवं क्रोध भी बहुत आता है, जिसके कारण विवाद परेशानियां भी हो रही हैं। उपाय बताइए। मेरे पुत्र के मेष लग्न में बुध, द्वितीय भाव में सूर्य, तृतीय में शुक्र व केतु, चतुर्थ में मंगल व गुरु, पंचम में चंद्रमा। तो मेष लग्न में पंचम में सिंह राशि का है ये बालक, और अभी देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। तो मीन से अगर आप गिनेंगे तो सिंह राशि के लिए इस समय गोचर कुंडली में विवाह की स्थिति नहीं बन रही। गुरु अप्रैल में जब राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद इस जातक की कुंडली में विवाह का योग उत्पन्न होगा। अब बाकी की जैसा कि मैंने आपने लिखा है कि नवम में राहु तथा दसम भाव में शनि है, तो शनिदेव की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण भी विवाह विलंबित हो जाता है। बाकी मेष लग्न का है और लग्नेश की ही दशा, आपने मंगल की महादशा में चंद्रमा का अंतर बताया, तो वो सब कुछ ठीक है। विवाह में विलंब होने के पीछे शनिदेव की दृष्टि, और अभी गोचर कुंडली में विवाह नहीं होना है। अप्रैल के बाद विवाह का योग बन रहा है। आप लोग प्रयास करिए। शनिदेव की दृष्टि के चलते जो थोड़ा बहुत विलंब हुआ हो, लेकिन इसके बाद विवाह की स्थिति बन जाएगी और आप विवाह कर सकते हैं। बाकी एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके अपने सुपुत्र को बोलिए कि स्नान करें, इससे विवाह की संभावना बनेगी। ब्रजराज पांडे जिन्हें पूछा है, मैं कर्क लग्न, कर्क राशि और मनुष्य गण का हूं। मेरे अंदर सदैव उत्साह की कमी रहती है। सदैव चाहे दोस्त हों या अपने लोग, सभी मुझे धोखा देते हैं। घर पर भी कोई मुझसे खुश नहीं रहता, मैं क्या करूं? देखिए, करना तो कुछ नहीं है इसमें। वैसे आपको एक बात बता दूं, अभी पिछले दिनों लाइव में मैंने आपको बताया था कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। इसका प्रायः लोग सही अर्थ नहीं समझते। ये बड़ा कमाल का अर्थ कबीरदास जी ने इसमें छुपा दिया है। बड़ा कमाल का अर्थ छुपाया है, बहुत कमाल का, जबरदस्त। जब आप इसके अर्थ को समझेंगे तो देखिए कितना आनंद आ जाएगा कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। क्यों? क्योंकि आप ठगे सुख उपजे। इस सृष्टि में कुछ भी मुफ्त में नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर हम सोचते हैं कि हमने 4 आना किसी का ठग लिया तो हमें आनंद आया, गलत। ये हम सोचते हैं। इस सृष्टि में कुछ भी मुफ्त है ही नहीं। यही तो कमाल है, कुछ भी मुफ्त नहीं है। आपने ठग लिया और आप ये सोचते हैं कि आपको आनंद आ गया, आप भूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा, आप ठगे और ठगे दुख होए, आप ठगे सुख उपजे। यहां सुख उपजने की बात कही जा रही है। मतलब आप अगर ठगाए हैं, जिन्होंने आपको ठगा है, तो ठग लेने दीजिए, सुख की उत्पत्ति होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि यहां पर कुछ भी फ्री में नहीं है। उन्होंने आपको ठगा, जितना ठगा बदले में अपना भाग्य उतना आपको दे दिया। और ठगे दुख होए, औरों को ठगेंगे तो उतना भाग्य भी आपका जाएगा, दुख की उत्पत्ति होगी। तो बड़ी कमाल की बात है ये। तो आपको कोई ठग रहा है, कोई क्या किसी को ठग सकता है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं। रही बात, हाँ, कर्क लग्न कर्क राशि के होने के चलते आप भावुकता प्रधान तो हैं ही। अभी पूर्व में कुछ दिन पूर्व ही कर्क के लिए मैंने बताया था जल तत्वीय राशि के बारे में, तो वहाँ इस बात की जिक्र मैंने किया था।
हालांकि इस बात का भी मैंने जिक्र किया था कि अलौकिक शक्तियां आपकी ओर खींची चली आती हैं आपके इसी स्वभाव के कारण, आपकी भावुकता, आपके प्रेम के चलते, बल्कि आपका मार्ग इससे आगे के लिए खुलता है। अब यही है कि आपका चंद्रमा अगर पीड़ित न हो तो निसंदेह पूर्व जन्म की अगर बात करें तो उसके लिए बहुत अच्छा मार्ग खुल जाता है। तो कुल मिलाकर के देखिए एक ही बात आपको बताना चाहता हूं, आपके अपने भी आपके अपने हैं और जो आपको ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, वो भी आपके अपने ही हैं। अपने हैं तभी तो आप उनसे ठगा रहे हैं। किसकी बात का बुरा मानेंगे और क्यों मानेंगे? किसी की बात का बुरा मत मानिए, बस जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। समय का पहिया घूम रहा है, घूमने दीजिए, आपकी भी बारी आएगी। हां, इसके लिए नहीं कि आज आपको किसी ने ठगा कल उसको आप ठग लीजिए ना, आपकी भी बारी आएगी जब संभव है कि आपका प्रारब्ध कट जाए। जो प्रारब्ध जो आपने बोया था, जिसको आप अभी काट रहे हैं, काट लीजिए, फिर समय आएगा, फिर बारी आएगी और फिर प्रकृति आपको मौका देगी। इसके लिए नहीं कि अब आप किसी को धोखा दीजिए, इसके लिए कि जिन्होंने आपको छला है उन्होंने बदले में आपको अपना भाग्य दिया है। अगर वो भाग्य इतना बड़ा है जिससे आपके प्रारब्ध कट जाएं तो जल्दी से जल्दी आपको ये मौका मिल जाएगा, और नहीं तो उनका भाग्य उतना मजबूत नहीं है या उतना ही आपको उन्होंने ठगा है जितना से अभी आपका प्रारब्ध कटेगा। तो कटने दीजिए, आपकी जब बारी आएगी तो प्रकृति खुद आपको देगी, बिठा कर देगी, निश्चिंत रहिए। अजय सोलंकी जी ने पूछा है, सूर्य यदि नीच का हो और साथ ही उस पर पापक ग्रह की दृष्टि हो तो ये कैसा प्रभाव उत्पन्न करेगा? बहुत खराब। अब ये देखना है कि सूर्य कहाँ बैठा है। लग्न में हो तो जातक को डिप्रेशन का रोगी बनाएगा, आत्मविश्वास का में कमजोर, जातक हीन भावनाग्रस्त होगा, आत्मविश्वास तो उसका कमजोर होगा ही होगा। उसके द्वारा कई ऐसे गलत निर्णय हो सकते हैं जिससे समाज में मान सम्मान की हानि, छवि उसकी खराब हो। यानी कुल मिलाकर के ये योग बिल्कुल खराब माना जाएगा, क्योंकि नीच के सूर्य और ऊपर से पापग्रह से दृष्ट हो जाए। अगर कहीं लग्न में हो तब तो बहुत ही खराब, बल्कि लग्न में हो तो ये नेत्र से अंधा भी बना सकता है। तो अब ये देखना जरूरी है कि ये कहाँ बना हुआ है, ये योग है कहाँ, किस भाव में है। अब जैसे मान लीजिए लाभ भाव में है तो लाभ भाव में कोई बहुत नुकसान नहीं होगा। अब इतनी ही समस्या होगी कि बड़े भाई बहन के साथ संबंध जातक के खराब हो जाएंगे, लेकिन बाकी के मामले में लग्न में हो जाए, पंचम में हो जाए, नवम में हो जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति ज्यादा खराब मानी जाएगी। महिमा देशमुख जी का प्रश्न है, मेरी जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश दोनों ही सुप्त हैं, क्योंकि इन पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। भाग्येश भाग्य भाव में है, फिर भी मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरा भाग्य साथ नहीं देता, क्या करूं? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ये बात तो सत्य है कि लग्न और लग्नेश के कमजोर हो जाने से भाग्य भी साथ नहीं ही देता है, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात यह है कि भाग्येश भाग्य भाव में है। अब ये वैसे ही है कि जैसे केंद्र में आपकी कहीं सरकार नहीं है परंतु स्टेट में आपकी सरकार है, तो स्टेट वाला बल तो कम से कम है। यही है कि केंद्र का बल मिलता तो ज्यादा होता। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भाग्येश भाग्य में होना भी कमजोर नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। पर अगर यही लग्नेश का बल मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। तो सबसे पहले तो आप अपने लग्नेश को बलि करने का प्रयत्न शुरू करिए, ताकि लग्न के अंदर बल आए, लग्नेश के अंदर बल आए। लग्न से संबंधित वस्त्र धारण करना, लग्न से संबंधित अन्न का ग्रहण करना, यानी कुल मिलाकर के लग्नेश को और लग्न को बलि करिए, और साथ ही साथ भाग्येश को भी बल दीजिए। निसंदेह लग्न सुप्त है, भाग्य थोड़ी सुप्त है, भाग्य का साथ मिलेगा ही मिलेगा। और मैं अपने कार्यक्रमों में कहा करता हूं कि एक स्त्री के जीवन काल में उसके भाग्य का साथ यानी प्रारब्ध उसके साथ तो होना ही चाहिए। तो आप ये बस इतना ही कर लीजिए, सूर्य को बलि करिए, निसंदेह आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही लोगों की जिज्ञासा को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं इनके साथ साथ बाकी के जो मेरे सभी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी भी जिज्ञासा शांत हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।